नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, आपका याद करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों से भी मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो सर, इधर देखें जो कुछ भी हमने देखा है ये जो नेपो किड्स हैं, इनका हाल आप तो बहुत राजनीति में सीनियर हैं। आपने देखा है इंदिरा गांधी के ज़माने में ठाकरे परिवार से कैसे उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे हो गया, इसके बाद अजीत पवार और कैसे सुप्रिया सुले ये हो गया। फिर मुलायम सिंह के ज़माने में शिवपाल और अखिलेश यादव हो गया। एंड ये अखिलेश ने तो अपने पिता से पार्टी छीनी थी और ये सब चीज़ें जो है लालू प्रसाद का परिवार देख ही रहे होंगे और अब गांधी परिवार में भी कुछ इसी तरीके का लुका-छिपी का खेल चल रहा है। सर, पूरे देश में ऐसे करीब 40-42 परिवार हैं, वंश हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी इस समय पार्टी में संगठन पर काबिज है या सत्ता में काबिज है और इन्हीं के बीच में पावर ट्रांसफर होती रहती थी। एक बार एक आता था, दूसरी बार दूसरा आ जाता था। वो विपक्ष में रहता था, फिर वो 5 साल बाद वो आ जाते थे। ये चक्र टूटा है एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के उभार से, क्योंकि एक तीसरी और ताकत थी, बल्कि एक साइड ताकत कह लीजिए, वामपंथियों की। कैडर बेस थे वो भी, बीजेपी भी कैडर बेस पार्टी है। वहां भी वंशवाद नहीं चलता है, वहां भी आमतौर पर उस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चलता है जैसा ये वंशवादी परिवार हमें करते हुए दिखाई देते हैं जब सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन जो वामपंथियों की नीतियां हैं वो एक्चुअल में समाज का भला करने के बजाय देश का बहुत बड़ा अहित कर रही थी। और जब लोगों की समझ में ये बात आई तो उनको त्रिपुरा से भी बाहर कर दिया, पश्चिम बंगाल से भी बाहर कर दिया और अब ज्यादा समय बचा नहीं है, केरल से भी बाहर हो जाएंगे। केरल में पिछले करीब करीब 9 साल से ये सत्ता में है। अगले साल चुनाव होने हैं, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, तो वहां भी सत्ता बदल होगा। अब वहां कौन पहुंचेगा, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो मोर्चा है वो काबिज होगा, क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व जो इस समय कर रहे हैं सोनिया और राजीव गांधी के सुपुत्र जी, बहुत ही ब्रिलियंट पॉलिटिशियन हैं और ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस यहाँ तो सरकार बना ही लेगी और जाकर के खेल बिगाड़ दिया। तो खेल बिगाड़ने में मास्टरी है और केरल में भी, असम में भी पिछली बार संभावना बन रही थी, लेकिन खेल भी ऐसा बिगाड़ा कि वहां वाम विजयन की फिर से सरकार बन गई और असम में पहले सोनोवाल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, बाद में हिमंता बिस्वा शर्मा को बना दिया, सोनोवाल को केंद्र में ले लिया गया, वहां बीजेपी रिपीट कर गई। और ये जो आप जानना चाह रही हैं कि क्या सवाल था आपका मेन? राहुल और प्रियंका, गांधी परिवार में भी कुछ ऐसा ही लुका-छिपी का खेल चल रहा है। जी। देखिए, प्रियंका इतनी मैं मूर्ख नहीं मानता, इतनी नासमझ नहीं मानता कि वो सीधे भाई से टकराएगी या मां से टकराएगी। जैसे यहां पर संजय यादव पर अटैक शुरू हुए थे और बाद में तेजस्वी पर अटैक होने शुरू हो गए, इसी तरीके से वहां केसी वेणुगोपाल और कुछ दूसरे सलाहकार, कुछ प्रवक्ता जो बहुत ज्यादा बड़बोले हैं, उन पर हो सकता है कि प्रहार हों और हो भी गए हैं, शुरू हो गए हैं, लेकिन वो प्रियंका की तरफ से नहीं हुए हैं। वो दाएं बाएं करके किसी और से कहलवा करके ये सब शुरू किया गया है। एक कोई इनके नेता थे बिहार के ही,
उन्होंने कहा कि केशव वेणुगोपाल तो दक्षिण से हैं, इनको उत्तर उत्तर भारत की क्या समझ है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें जो चुनाव वगैरह होते हैं वहां ये जाकर के गड़बड़ी ही करते हैं, इनको कोई पता सता तो है नहीं। तो ऐसे लोगों को राहुल गांधी क्यों आगे कर रहे हैं, और उनकी अब तक की उपलब्धि क्या है, संगठन महासचिव क्यों बना रखा है। संगठन महासचिव जो कभी मोतीलाल वोरा के पास पद हुआ करता था, बहुत बड़ा पद माना जाता है कांग्रेस में, और उन्हीं के पास ज्यादातर जिम्मेदारियां होती है आयोजनों की भी, और जो कांग्रेस का पूरा दफ्तर है और जो भारत भर में दफ्तर हैं उनका प्रबंधन वगैरह की भी जिम्मेदारी संगठन महासचिव की होती है। तो ऐसे पद पर उनको बैठाया गया है। तो इधर उधर से जो उनके करीबी हैं उन पर अटैक होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है, या सोनिया गांधी के परिवार को आप लालू के परिवार की तरह आपस में सींग भिड़ाते हुए देखेंगे। ये अलग बात है कि फुल टाइम पॉलिटिक्स के लिए जिस तरह की सूझबूझ और समझबूझ होनी चाहिए किसी नेता के अंदर, वो पैराशूट से टपके हुए बच्चों में तो कम से कम नहीं ही देखी जाती है। और ये अकेले गांधी फैमिली की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में भी जो पैराशूट से नीचे जमीन पर उतारे हैं, राजनीति के फलक पर उतारे हैं, सबका हाल यही है। हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, जहां जहां भी वंशवादी पार्टियां हैं और कुछ खानदान सत्ता पर या संगठनों पर काबिज हैं, वहां यही हाल है। एक आध अपवाद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग या सचिन पायलट जैसे लोग तो थोड़ा धीर गंभीर दिखाई देते हैं, अनावश्यक बकवासबाजी नहीं करते हैं। बाकी तो इन्होंने जो कमाया था इनके बाप दादों ने, उसको इन्होंने खर्च ही किया है, खत्म ही किया है। बिहार के चुनाव ने कई सारी तह खोली हैं, लाइक अखिलेश यादव योगी जी का, मोदी जी का जलवा देख करके अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो काफी बड़ा डेड नहीं दिया है बिहार के चुनाव ने अखिलेश को भी। केवल 14 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव में। अभी हम नवंबर में बात कर रहे हैं, नवंबर मध्य आ गया है, 15 दिन ये, 1 महीना दिसंबर का, और फिर 12 महीने आपके 2026 के। जनवरी फरवरी में तो सारी कवायद शुरू हो जाएगी चुनाव की इन 5 राज्यों में। तो बस 12-13 महीने, 14 महीने समझ लीजिए, चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे। अखिलेश यादव घबराए हुए इसलिए हैं कि वो मूव आए इसका इंतजार कर रहे थे कि महाकुंभ में कोई बड़ा हादसा हो जाए। महाकुंभ में जो लाखों करोड़ों तीर्थ यात्री आ रहे हैं, कहीं कोई रेल का हादसा हो जाए, कहीं दूसरे हादसे हो जाए, तो वो राजनीति करें और योगी जी को और मोदी जी को कटघरे में खड़ा करके फिर लोगों को इनके खिलाफ भड़काएं। वैसा कुछ हुआ नहीं। एक दिन अब जब 65-66 करोड़ लोग किसी एक 15 लाख की आबादी वाले छोटे से गंगा के तट पर बसे हुए प्रयागराज जैसे शहर में इकट्ठा हो, तो 45 दिन की अवधि में अगर 65-66 करोड़ लोग आकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, तो छोटे मोटे हादसे ये स्वाभाविक है। ना होते तो आश्चर्य होता। एक वहां और एक नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वो सीढ़ियों से उतरते हुए, बस 2 मिलाकर के वो हादसे हुए थे। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा थी कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई नहीं। इसके अलावा भी अयोध्या में जिस तरीके से भव्य मंदिर की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और दोनों तीनों जगह, महाकुंभ में भी, काशी विश्वनाथ में भी और इधर अयोध्या में भी, जिस तरह करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ रहा है, और मथुरा में भी
मथुरा में अभी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन यहां भी अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन हराम हो गया है। एक समानांतर टेम्पल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, और जब इसका आकलन किया जाएगा 1, 2, 4, 5 साल बाद, तब समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की जो कुल रेवेन्यू कलेक्शन है वो इन 3-4 आस्था के केंद्रों के लगभग बराबर है। और हो सकता है कि जो काशी विश्वनाथ है, जो अयोध्या जी हैं, या जो मथुरा जी हैं, और आपका जो ये महाकुंभ और अर्धकुंभ होते हैं, इनमें जो रहने वाले हैं उनके कुल मिलाकर के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उत्तर प्रदेश जितना हो जाए, थोड़ा बहुत नीचे रहे ये अलग बात है, लेकिन कितने करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, रेलवे का विस्तार होता है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, होटलों का कारोबार है, वहां पर जो यातायात के दूसरे साधन हैं वो हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, दुकानदार हैं, जो दूसरे दुकानों पर वस्त्रों से लेकर के पूजा पाठ की सामग्री और तमाम दूसरे उससे जुड़े हुए वो दुकानें हैं जो कारोबार कर रही हैं, खाने पीने के जितने भी आपके वो हैं। तो एक पूरा एक सर्किल बन जाता है आमदनी का और अर्थव्यवस्था का। ये इनकी समझ में अब आना शुरू हुआ है। और जो हमारी पुरातन संस्कृति थी और जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, उस समय क्या था? उस समय तो मंदिर ही एक अर्थव्यवस्था को जनरेट करने वाली जगह बन जाती थी। वहां पर लोग बैठते थे, आपस में बैठ के बात करते थे, कोई अपनी समस्याएं बता रहा है, कोई सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है, कहाँ कोई रास्ता टूटा पड़ा है, कहाँ भाई कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात हो गई है जिसमें बैठ करके सबको इकट्ठा होकर के चलो चलते हैं, उसको निपटाते हैं, ऐसी एक वो होती थी। तो वो सारी चीजें रिवाइव हो रही हैं फिर से। ये इनके लिए बड़ा धक्का है। तो अखिलेश यादव जैसे लोग नहीं घबराएंगे तो कौन घबराएगा? दूसरे, लोकसभा चुनाव में तो चलो इन्होंने लोगों को भड़का करके, विभाजित करके जो करना था वो कर लिया। 37 सीटें लोकसभा की जीत ली, बीजेपी 33 पर अटक कर रह गई, और जो कांग्रेस 1 और 2 सीटों पर अड़ी लटकी हुई थी, अमेठी और रायबरेली पर, वो भी 6 सीटें जीत गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये छठा राज्य था बिहार, लोकसभा के बाद 6 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी के या सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री अब बन रहे हैं। 3 में बन गए, चौथे में अब बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस सफल नहीं हुई, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता वो चीफ मिनिस्टर बन गए। झारखंड में हेमंत सोरेन जो इनके सहयोगी थे वो मुख्यमंत्री बन गए। तो कांग्रेस के पल्ले में क्या पड़ा? कांग्रेस तो लगातार दीवार से लगती जा रही है। पिछले 6 चुनाव से खाता नहीं खुला कांग्रेस का। 3 लोकसभा चुनाव हो गए, 3 ही विधानसभा के चुनाव हो गए, एक भी सीट नहीं आई। और बिहार में 6 सीटों पर जीते। पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे, 19 जीत गए थे, 19 जीते थे। इस बार 64 सीटें लड़े और 6 सीटें आई। तो लगभग खत्म है कांग्रेस। लेकिन अखिलेश को लगता है कि अगर किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके दामन पर कोई छींटा लगा सकें, कोई दाग लगा सकें, और उनको सवालों के घेरे में करके उनकी किसी तरह लोकप्रियता छोटी कर सकें, तो शायद मेरी वापसी की संभावना बने। लेकिन जैसे जैसे नतीजे आए हैं इन राज्यों के, तो सबसे ज्यादा परेशान अखिलेश यादव हुए हैं। तो सर, बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं आने वाले दिन। किस तरीके से राहुल, किस तरीके से तेजस्वी और किस तरीके से अखिलेश यादव अपना चैन गंवाने वाले हैं। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे लिए समय निकाला। मेरे दर्शकों को आपने कई
महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जी। जय भारत। जय हिंद।